हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो व्लॉग। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपना पहला एक्सपीरियंस एज अ क्लैपर बॉय। जो पहली फिल्म मैंने करी थी वो 2010 में करी थी। और उस फिल्म में जो चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था वो काफ़ी एक्सपीरियंस था एंड आई वाज न्यू। एंड वो मुझे सिखाना भी चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं चीज़ों को जानूँ कि किस तरह चीज़ें होती हैं। तो जब मेरा इंटरव्यू वो ले रहे थे फिल्म की शुरुआत से पहले, तो मेरे मेरे से वो पूछ रहे थे कि तुम्हें क्लैप देना आता है। एंड उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने बोल दिया कि हाँ, मुझे क्लैप देना आता है। तो उस टाइम पे मुझे क्लैप देना नहीं आता था और मुझे लगता था क्लैप देने में कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब क्लैप ही तो देना है, कैमरे के सामने जाके खड़ा होके कट्टे मारना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो कोई भी कर लेता है, वो मैं कर लूँगा। देन ही आस्क्ड मी कि कैसे क्लैप देते हैं, तो मैंने उसको कुछ बताया। तो उस टाइम उसने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, पर तो मुझे लगा कि शायद उसको मेरा जवाब सही लगा है। बट शायद उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि मुझे शायद क्लैप देना नहीं आता है। उसने मुझे बोला था कि सेट पे मुझे वो क्लैप देना सिखाएगा, पर उसने मुझे नहीं सिखाया। और उसने पहले दिन शूट पे ही मुझे बोला कि चल क्लैप दे जाके। अब फिल्म का मुहूर्त शॉट था, फिल्म का पहला शॉट था, सारी सेटिंग हो रखी थी, पहला दिन शूट का, और पहले ही दिन मेरे को रात में क्लैप का काम दे दिया गया। और मैं खड़ा हो गया वहाँ पे क्लैप देने के लिए। मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया था नहीं कि क्लैप कैसे दिया जाता है। मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ही एक्शन बोलेंगे मैं क्लैप दे दूंगा। बट मुझे लास्ट मोमेंट पे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो गई। परफॉर्मेंस एंग्जाइटी इसलिए हो गई क्योंकि जो एक्टर था वो बालकनी में खड़ा था, कैमरा लगा हुआ था, पूरा क्रू कैमरे को घेर के खड़ा था और सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे। इसका मतलब ये था कि जैसे ही मैं क्लैप दूंगा वैसे ही वो सीन शुरू हो जाएगा। सो इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वॉज गिवन टू मी। सो क्लैप मुझे पता नहीं था कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्लैप एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट होता है, पर सेट पे देना कैसे, इस बारे में लोग कभी नहीं बताते हैं कि सेट पे देना कैसे है। तो मैं इसलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ ताकि कभी भी आपको क्लैप देने का काम मिले तो आपको गलतफहमी ना हो कि क्लैप देना बड़ा आसान काम होता है। मैंने क्लैप देने के लिए क्लैप उठाया और वहाँ पे लगाया। और तभी जो डायरेक्टर था उसने बोला साउंड, और मैंने क्लैप दबा दिया और कट करके क्लैप दबाया। और जो डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, उसने जो माँ बहन की गालियाँ मुझे सुनानी शुरू करी है भाई साहब। मतलब इतनी गालियाँ मैंने मुंबई की शुरुआत में कभी नहीं सुनी थी। मतलब कॉलेज लाइफ में भी इतनी सारी गालियाँ कभी नहीं सुनी थी कि कौन चूतिया है साला, इसको हटाओ वहाँ से, मतलब इसको क्लैप देना भी नहीं आता है, इसने पहला शॉट ही खराब कर दिया, ये हो गया। क्योंकि पहला शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद आपने चुतिया पे किए होते सही होता, पर शुरुआत ही गड़बड़ होती है तो लोगों के मन में एक थिंकिंग आती है कि शुरुआत सही होगी तो सब कुछ सही होगा। तो वो शुरुआत ही गड़बड़ हो गई, पहला क्लैप ही गलत हो गया। तो चीफ एडी भाग के आया, उसने तुरंत मेरे हाथ से क्लैप लिया और उसने फिर क्लैप देना शुरू किया। सो जो क्लैप देने का तरीका है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले डायरेक्टर बोलता है साउंड। तो साउंड का मतलब है साउंड वाला जो है वो अपनी रोलिंग शुरू करेगा, अपना जो बटन है, अभी क्योंकि डिजिटल होता है तो वो बटन ऑन करेगा। उसके बाद बोलते हैं कैमरा। तो कैमरा मैन अपना कैमरा ऑन करेगा, क्योंकि पूरे टाइम कैमरा ऑन नहीं कर सकता, साउंड सबसे पहले ऑन होता है फिर कैमरा ऑन होता है। उसके बाद बोला जाता है एक्शन, जिससे एक्टर्स को क्यों मिलता है कि अब आपको एक्टिंग शुरू करनी है, तो उससे जस्ट पहले आपको क्लैप देना होता है। वो एक पर्टिकुलर पैटर्न है जो फॉलो करना होता है कि साउंड, कैमरा एंड एक्शन। तो इसमें कई बार क्योंकि एडीज बहुत एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, उनको चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इसलिए अभी साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन बोला जाता है। तो क्लैपर को ही बताया जाता है कि इस समय में क्लैप देना है। नॉर्मली अभी जो टेंडेंसी है वो ये होती है कि साउंड, कैमरा, क्लैप, एक्शन। जैसे ही क्लैप बोला जाएगा आप क्लैप दोगे और निकल जाओगे। और पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले के ज़माने में क्लैप देना ज़्यादा डिफिकल्ट होता था और आज के ज़माने में क्लैप देना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इट्स वेरी इजी बिकॉज ऑफ डिजिटल। पहले रील्स होती थी और एक रील, जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पे जब मैं मुंबई पहुंचा था, तो कैनन की उसी कोडेक की एक एक रील जो होती थी इतनी बड़ी बड़ी होती थी। मैंने उनको उठाया है हाथ में और मैं शूट पे लेके गया उनको। तो मुझे पता है कि मतलब मैं पूरे डब्बे डब्बे भर के ले जाता था। एक एक दो दो तीन तीन किलो की होती थी, वो बहुत भारी होती थी और एकदम जमी हुई होती थी। मतलब वो एकदम ऐसा लगता था फ्रीज़र से निकाल के रील आपको पकड़ा दी गई हो, तो उसमें बर्फ़ जमी रहती थी। सो वो एक एक रील जो होती थी वो 4 मिनट 12 सेकंड कुछ की होती थी शायद, और 12,000 की एक रील होती थी, विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आप गलती करते हो तो प्रोड्यूसर के एटलीस्ट 30 सेकंड आप वेस्ट कर देते हो, क्योंकि कैमरा ऑन हो चुका है, आपने गलत क्लैप दे दिया, एक्टर गलत क्यू पे एक्टिंग करेगा नहीं, तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो पहले क्लैपर को बहुत गाली पड़ती थी, और अगर क्लोज शॉट लगा है तो क्लैपर वहीं पे क्लैप देके नीचे बैठ जाता था, क्योंकि भागते टाइम उसको टाइम लगेगा, फिर रील वेस्ट होगी। ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती थी कि अगर आप क्लैप दे रहे हो, क्लोज शॉट है, तो आप क्लैप दे के नीचे बैठ जाओ ताकि एक्टर परफॉर्म करे, फिर वहाँ से निकल जाओ।
तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो उस टाइम पे होती थी, पर अभी डिजिटल की वजह से इतना क्लैप इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है, क्योंकि क्लैप यूज़ होता है बेसिकली, क्लैप में डिटेल्स पड़ी होती हैं कि सीन कौन सा है, शॉट कौन सा है और टेक कौन सा है। उससे एडिटर को हेल्प मिलती है कि वो उस टेक को ही, जो ओके टेक है उसको ही एडिट पे लगाए, क्योंकि जो ओके टेक्स होते हैं कॉन्टिन्यूटी शीट में उसको ओके लिखा जाता है, और जो अच्छे टेक नहीं होते हैं उनको एनजी टेक लिखा जाता है। और तो एडिटर को उससे हेल्प मिलती है कि कौन से एनजी टेक्स है उनको नहीं यूज़ करना है, कौन से ओके टेक्स है उनको यूज़ करना है। हालांकि जब मैंने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तब डिजिटल आ चुका था, तो जो एडिटर था उसने क्वांटिटी शीट देखी ही नहीं, वो एनजी टेक्स भी देखता था, ओके टेक्स भी देखता था, और सारे टेक्स देख के उसमें से जो टेक उसको बेस्ट लगता था वो उसको निकालता था। क्योंकि कई बार एनजी टेक्स में से, एनजी मतलब नॉट गुड टेक्स, उसमें से भी कई बार अच्छा फुटेज निकल आता है। सो जब आप बहुत बड़ी फिल्म बनाते हो जिसमें बहुत सारे शॉट्स हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, बहुत सारे टेक्स हैं, वहाँ पे आपको क्वांटिटी शीट बहुत हेल्प करती है। इसलिए क्वांटिटी सुपरवाइज़र रखा जाता है सेट पे, कोई एक एडी होता है जो क्वांटिटी ही नोट करता है, और क्लैप पे आप उससे कोऑर्डिनेट भी करते हो कि नेक्स्ट सीन कौन सा है, नेक्स्ट शॉट कौन सा है, वो आपको बताता है। नहीं तो आप स्क्रिप्ट सुपरवाइजर से आगे पूछते हो कि नेक्स्ट सीन कौन सा है, नेक्स्ट शॉट कौन सा है, उसके हिसाब से आप क्लैप पे लिखते हो कि कौन सा सीन है, कौन सा शॉट है, तो वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। और जो दूसरी चीज़ क्लैप में इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, वो ये है कि क्लैप जो होता है वो एक्टर को थोड़ा सा इरिटेट भी करता है, क्योंकि एकदम से क्लैप की आवाज़ आएगी तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कई बार आपको क्लैप धीमे देना पड़ता है। और क्लैप में जो आप कट मारते हो, कट लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, कट आता है आवाज़, वो इसलिए यूज़ होती है क्योंकि अगर आप सेम फुटेज के साउंड को लेके जाओगे सिंक कराने के लिए, तो वहाँ पे एक लंबा वेव फॉर्म आएगा। तो उस वेव फॉर्म से जो कैमरा में साउंड रिकॉर्ड हो रही है और जो साउंड सेटअप में साउंड रिकॉर्ड हो रही है, उसको सिंक करने के लिए वो यूज़ होता था। तो पहले, अभी जैसे एडोब प्रीमियर प्रो या सॉफ्टवेयर में बहुत इजी हो गया है कि आप सिर्फ सिंक्रोनाइज का बटन दबा दो और साउंड वेव्स के हिसाब से अपने आप सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाता है। पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जो वेव फॉर्म्स होती थी उसके हिसाब से दोनों फुटेज को मैच किया जाता था। जो कैमरे में साउंड आ रही है, उस साउंड सेटअप में साउंड है, उसको वेव फॉर्म के हिसाब से मैच किया जाता था। और अक्सर अगर वेव फॉर्म बहुत हाई नहीं है तो उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता था। तो जो क्लैप आप मारते हो उससे एक सिंगल हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जनरेट होती है, जो दोनों ही में ही जनरेट होगी, कैमरा के साउंड में भी जनरेट होगी और साउंड सेटअप में भी जनरेट होगी। उससे आप फुटेज को आसानी से मैच कर सकते हो। तो ये फंडा आप बेसिकली अपने यूट्यूब वीडियोस में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अपना जो साउंड है यूट्यूब वीडियोस का, वो मोबाइल पे शूट कर रहे हो और वीडियो किसी और कैमरे पे शूट कर रहे हो, क्योंकि कैमरे में हो सकता है नॉइज़ आ रही हो, मोबाइल पे उतनी नॉइज़ नहीं आती है क्योंकि मोबाइल एक्टर के बगल में होता है, तो आप एक ताली मारो और उसके बाद शूट शुरू करो। तो उससे क्या होता है, जो ताली का हाई फ्रिक्वेंसी साउंड होता है उससे आप अपना फुटेज ईजिली मैच कर सकते हो, अगर आपको एडिटिंग सेटअप में सिंक्रोनाइज़ करना नहीं आता है या वो फंडा नहीं पता है कैसे सिंक्रोनाइज़ करते हैं, तो वो चीज़ यूज़ होती है। दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैप के बारे में, जो कोई नहीं बताता है, वो ये है कि क्लैप जब आप देते हो तो आपको फोकल पेन का ध्यान देना पड़ता है। जो क्लैपर बॉय होता है उसको लेंसेज भी देखने पड़ते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। ये चीज़ मैंने उस शूट पे, मेरा एक्सपीरियंस इतना ख़राब हुआ कि मैंने दोबारा क्लैप दिया नहीं, और 1 साल तक मैंने किसी फिल्म में क्लैप नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतनी गाली पड़ चुकी थी कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। पर उसके बाद एक फिल्म मैं कर रहा था वन मोर करके शिवाजी चंद्रभूषण के साथ, तो वहाँ पे जो शिवाजी था उसने मेरे को मोटिवेट किया कि तू दे क्लैप, गलती कर, सीख, पर देना शुरू कर। तो मैंने वापस क्लैप देना शुरू किया और वहाँ पर मैंने सीखा, क्योंकि वहाँ पर जो क्रू था बहुत ही फ्रेंडली था, तो उनसे गाली वाली पड़ने की उम्मीद कम थी मेरे को, और क्योंकि सब दोस्त जैसे ही हो गए थे। तो वहाँ पे मैंने सीखा कि आप अगर क्लैप देना चाहते हो तो आपको लेंसेज के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको पता है 50 mm लेंस लगा है तो आपको लेंस क्या, तो आपको क्लैप कहाँ पे रखना है। अगर वाइड शॉट है तो आप क्लैप कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब पूरा वाइड शॉट है, क्लैप दिखेगा एडिटर को। तो बेसिक जो इंटेंशन है वो एडिटर को क्लैप दिखना चाहिए। दूसरा, अगर आपको फोकल प्लेन नहीं पता है कि कैमरे का फोकल प्लेन कहाँ पे है, तो आप क्लैप ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ क्लैप आउट फोकस हो जाएगा। मे बी जो फोकस है वो एक्टर के ऊपर है, तो आप एक्टर के पास क्लैप रखोगे तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा फोकस में रहेगा और उस पर जो नंबर्स लिखे वो एटलीस्ट दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा लेंस लगा है। अगर लेंस बहुत ज़्यादा जूम टाइप का लगा है या नैरो लेंस लगा हुआ है तो आपको क्लैप एक्टर के काफ़ी करीब रखना पड़ता है, जिससे प्रॉब्लम्स होती हैं कि एक्टर गुस्सा जाते हैं। मैंने सुना है नाना पाटेकर थप्पड़ भी मार देता था अगर क्लैपर सही से क्लैप नहीं देता है तो, क्योंकि कई बार एक्टर का एकदम ही क्लोज शॉट लगा होता है और आपको एकदम एक्टर के नाक के पास ले जाके क्लैप मारना पड़ता है, तो वहाँ पे एक्टर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसलिए अलग अलग तरीके के क्लैप जो होते हैं वो यूज़ होते हैं, मतलब इतने छोटे क्लैप से लेके इतने बड़े क्लैप तक सारे क्लैप यूज़ होते हैं सेट पे। और अगर
आप किसी शॉट में क्लैप नहीं दे पाते हो, किसी सीन में क्लैप नहीं दे पाते हो, मतलब वो सीन ऐसा है कि क्लैप एक्टर को डिस्ट्रैक्ट कर देगा, या कैमरा एंगल ऐसा है कि आप क्लैप को ले जाके कैमरे सामने नहीं रख सकते, तो उसके लिए एंड क्लैप दिया जाता है। जैसे कई बार जिमी जिप शॉट्स होते हैं या फिर स्टीडी कैम शॉट्स होते हैं, तो जिमी जिप शॉट अगर बहुत ही ऊपर से शुरू हो रहा है तो आप ऊपर जाके क्लैप तो नहीं दे सकते, तो जिमी जिप शॉट्स होगा, उसके बाद जब कैमरा नीचे आएगा तो आप उसमें एंड क्लैप दोगे, तो एंड क्लैप बेसिकली उल्टा दिया जाता है। सो उससे पता चलता है कि यहाँ पे क्लैप था। आई डोंट नो उल्टा देने का क्या मतलब है, पर एंड क्लैप उल्टा दिया जाता है। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट आई लर्न वाइल बीइंग ऑन सेट एज अ क्लैप बॉय। और क्लैप देना इज़ नॉट दैट ईजी एज यू थिंक इट इज़, मतलब उसमें शुरुआत में बहुत गाली पड़ती है। और दूसरी बात यह है कि जो क्लैप देते हैं वो नॉर्मली इंटर्न्स होते हैं या फिर यंग एडीज़ होते हैं, हालांकि चीफ एडी भी क्लैप देता है, पर नॉर्मली ये काम किसी नए असिस्टेंट को दिया जाता है और उसकी फिर काफ़ी ली जाती है। मतलब सेट पे मेरी काफ़ी ली जाती थी, यानी कि जो डीओपी है वो डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करता है, तो वो आपको उल्लू बनाते रहते हैं कि जा तू ऐसा कर, जा अबे क्लैप तो गलत जगह पर रखा है, अबे क्लैप फोकस में नहीं है, अबे लेंस तो देख ले कौन सा लगा हुआ है, तो क्लैप कहाँ पर रख रहा है। फिर एक्टर भी आपसे मजे लेने लगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। पर एक अच्छी चीज़ होती है कि क्लैप देते टाइम आपका इन सबसे इंटरेक्शन हो जाता है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ क्लैप, जो मैंने क्लैप देते हुए सीखा है। इज़ नॉट रॉकेट साइंस बट इट इज़ नॉट एज सिंपल एज वेल। तो आपको लेंसेज के बारे में पता होना चाहिए, और ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छे डायरेक्टर बनना चाहते हो और आप किसी फिल्म सेट पे जाते हो, तो आप लेंसेज का खासतौर पे ध्यान रखो, नॉट जस्ट फॉर द क्लास बट फॉर योर ओन नॉलेज एज वेल। क्योंकि बहुत सारे एडीज़ मैंने ऐसे देखे हैं जिनको 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, बट उनको लेंसेज के बारे में नहीं पता। और किसी वजह से मेरे को इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट था। जब मैं नया गया था मुंबई, तो मैं बड़ा इंथुजियास्टिक था सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो मैं हमेशा नोट करता रहता था कि कौन सा लेंस लगा है, कौन सी लाइट्स यूज़ हो रही हैं, और जो कैमरा है उसके मॉनिटर पे जो थोड़ा सा डिस्प्ले होता है उस पर क्या क्या लिखा हुआ है, शटर स्पीड कितना है, अपर्चर कितना है, आईएसओ कितना है, वो सारी चीज़ें मैं नोट करता था। और फिर उनको घर जाके रिसर्च करता था, मतलब मैं मोबाइल पर उस सब चीज़ों को नोट करता था, फिर जाके उन पर रिसर्च करता था। तो लेंसेज के बारे में मेरे को बहुत टाइम तक आइडिया नहीं था कि कौन सा लेंस ये लोग यूज़ करते हो। मुझे समझ में नहीं आता था कि नंबरिंग के बेसिस पे लेंसेज कैसे हैं, और इन सबको इतना याद कैसे रहता है कि इतने सारे नंबर्स हैं और कौन सा लेंस यूज़ करना है। लेटर आगे जाके मुझे पता चला कि अच्छा इस तरह से लेंसेज यूज़ होते हैं और इस तरह से चीज़ें होती हैं। तब जाके आगे मुझे पता चला कि फोकल प्लेन नाम की भी चीज़ होती है, कि अगर आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के बीच में हो सकता है बीच में कहीं पर फोकल प्लेन उन्होंने यूज़ किया हो फोकस एडजस्ट करके। सो वो जानना भी आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी रहता है कि कहाँ पे फोकल प्लेन होगा, कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं, वो जूम लेंस है या ब्लॉक लेंस है। अब जूम लेंस वो होता है जिसमें वेरीड फोकल लेंथ होता है, मतलब जैसे 18-55 लेंस होता है जो नॉर्मली DSLR के साथ फ्री मिलता है। सो दैट विल बी कॉल्ड अ जूम लेंस बिकॉज उसका वेरीड फोकल लेंथ होता है। पर जो ब्लॉक लेंसेज होते हैं उनका सिंगल फोकल लेंथ रहता है, जैसे कि 50 mm का लेंस हो गया, या 100 mm का लेंस हो गया, या 18 mm का लेंस हो गया, या 24 mm का लेंस हो गया। तो this is the difference between zoom lens and ब्लॉक लेंस। और ब्लॉक लेंस नॉर्मली अच्छे लेंसेज ही माने जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि उनका सिंगल फोकल लेंथ होता है, तो उनका क्वालिटी जो होता है सफ़र नहीं करता, क्योंकि अंदर जो मैकेनिज्म होती है, अगर आप जितने ज़्यादा हाई फोकल लेंथ होगा, लाइक 18-55 है, तो उसमें 3-4 तरीके के मैग्नीफाइंग लेंसेज लगे होंगे, जिसकी वजह से क्वालिटी कहीं ना कहीं सफ़र करती है। क्योंकि जब भी लाइट ट्रैवल करेगी और जब भी किसी ऑब्स्ट्रक्शन से मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लाइट का लॉस होगा, तो जिसकी वजह से वो लेंसेज बहुत अच्छे नहीं माने जाते ब्लॉक लेंस। हालांकि एनजियो प्राइम लेंस करके आता है जो कि एड फिल्म में काफ़ी यूज़ होता है, उसका ऐसा माना जाता है, वो काफ़ी लंबा लेंस होता है, मतलब बड़ा लेंस होता है, भारी लेंस होता है। सो वो लेंस ऐसा माना जाता है कि जूम लेंस होने के बावजूद उस लेंस में जो लाइट का ऑब्स्ट्रक्शन है वो कम होता है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेकअप कर लेता है अपने इतने सारे लेंसेज के लगाने के बावजूद, कहीं ना कहीं मेकअप कर लेता है और अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब ब्लॉक लेंस के नियर अबाउट रिजल्ट आता है। तो जब भी आप अपनी शॉर्ट फिल्म शूट करें या फिल्म शूट करें, तो इस चीज़ ध्यान रखें कि आप जितना भी हो सके ब्लॉक लेंसेज का इस्तेमाल करें। लाइक मैंने भी अपनी जो शॉर्ट फिल्म शूट करी हैं, तो उसमें मेरे लिए तो ब्लॉक लेंस ही मैटर करते हैं, क्योंकि जो मेरे जूम लेंस है, जो मेरे पास 18-55 लेंस है, उसमें लाइट काफ़ी कम आती है, क्योंकि अगेन वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। कुछ 10-12 हज़ार रुपये का लेंस था जो मुझे कैमरे के साथ फ्री मिला था, सो प्लास्टिक का बना हुआ है, तो उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। पर जो मेरे ब्लॉक लेंसेज हैं वो हालांकि वो भी 7-8-10 हज़ार रुपये के हैं, पर उनकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने जो भी शॉर्ट फिल्म्स अपनी बनाई हैं वो सारी मैंने कोशिश करी है ब्लॉक लेंस पे बनाई है। जब तक हो सकता है मैं ब्लॉक लेंस का ही इस्तेमाल करता हूँ। 50 mm का ब्लॉक लेंस जो मेरे पास है मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, या मेरे पास जो 40 mm का ब्लॉक लेंस है, अगर मुझे थोड़ा सा और वाइडर चाहिए, हालांकि कुछ खास डिफरेंस पता नहीं चलता है 50 mm और 40 mm के लेंसेज में, बट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो लेंसेज के बारे में मैं एक सेपरेट
चैप्टर बनाता हूँ, मतलब सेपरेट वीडियो बनाता हूँ और आपको इंटरेस्ट है उसमें कि लेंसेज किस तरीके के होने चाहिए। सो दिस व्लॉग वाज मेनली अबाउट क्लैप, और क्लैप से मैं सारा लेंस की तरफ चला गया। खैर एनीवेज, लेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इफ़ यू वांट टू बिकम अ क्लैपर। सो आप अगर क्लैप देना चाहते हो तो आप लेंस के बारे में जानना शुरू करो, और ये भी जानना शुरू करो कि शॉट्स कैसे लिखते हैं, सीन्स कैसे लिखते हैं, बाइफरकेट करते हैं कैसे करते हैं उन लोगों को। एंड देयर इज़ नो साइंस बिहाइंड इट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कोई उसके लिए आपको किताब पढ़नी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा। आप किसी भी सीन को, किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट को इंटरनेट से निकाल के आप उसको बाइफरकेट करना शुरू करो। और जो सीन होता है वो पर्टिकुलर, जैसे एक पूरे कमरे में एक सीन हो रहा है तो उसमें हज़ारों शॉट्स होंगे, आप क्लोज शॉट लोगे, मिड शॉट लोगे, वाइड शॉट लोगे, तो उन शॉट की आप नंबरिंग करते हो ताकि आपको पता हो कि आपने वो शॉट ले लिया है। तो दैट इज़ कॉल्ड द शॉट ब्रेकडाउन। बेसिकली किसी भी सीन में आप कितने शॉट्स ले रहे हो, उनको क्या क्या नंबर दे रहे हो, दैट बिकम्स योर शॉट बैकग्राउंड। सो अगेन शॉर्ट ब्रेकडाउन के बारे में जानना है तो भी मुझे मैसेज करिए, तो मैं आपके लिए सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है, और बताता हूँ उसके बारे में। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस एज अ क्लैप बॉय। तो मैंने आपको शायद बेसिक्स बता दी कि अगर आपको क्लैप बॉय बनना है या क्लैप सीखना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेंसेज के बारे में जानना है, और ये जानना ज़रूरी है कि एंड क्लैप क्या होता है, एंड बिगनिंग क्लैप क्या होता है, और एक्टर को परेशान किए बिना आपको क्लैप यूज़ करना है, और क्लैप देते ही तुरंत या तो नीचे बैठ जाना है या भाग जाना है ताकि एक्टर अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर सके। वहाँ पे बहुत कंफर्ट जोन नहीं होता है कि आप क्लैप दे के आराम से निकल रहे हो, नहीं, बहुत गालियाँ पड़ेंगी उस पर, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। क्लैप बॉय हैज़ टू बी वेरी क्विक एंड हैज़ टू बी वेरी फास्ट एंड ही हैज़ टू से ऑल द राइट थिंग्स। कई बार क्या होता है कि आप क्लैप पे जो लिखा होता है वो आप सही से पढ़ते नहीं हो, तो आप सीन नंबर, शॉट नंबर, टेक नंबर बोलते हो, तो आपको पूरा बोलना पड़ता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 50 टेक हो रहे हैं तो हर बार आपको सीन नंबर, शॉट नंबर बोलना है, क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाता है कि वो सीन एक बार अगर एडिटर ने देख लिया तो उसको पता है कौन सा सीन नंबर है, कौन सा शॉट नंबर है। तो 2-3 बार आपने सीन नंबर, शॉट नंबर बोला, और चौथे 5वें टेक से आप सिर्फ टेक नंबर ही बोल सकते हो कि टेक 5, टेक 4, टेक 6, टेक 7, इस तरह से ही बोल सकते हो। मतलब आपको पूरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले शॉट में तो मैंडेटरी है कि आपको पहले शॉट जब कैंड होगा तो उसमें आपको बोलना ही पड़ेगा कि सीन नंबर क्या है, शॉट नंबर क्या है, और टेक नंबर क्या है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू से दैट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से इट वेरी क्लियरली, क्योंकि अगर आप उसको सही से नहीं बोलोगे तो एडिटर को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ विजुअली ही नहीं दिख रहा है, वो साउंड वाले के पास भी जा रहा है। तो साउंड वाले को सुनना भी ज़रूरी है कि आप कौन से टेक की बात कर रहे हो, कौन से सीन की बात कर रहे हो, क्योंकि इतनी सारी फाइल्स होती हैं, उसके बीच में कोई एक फाइल जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो वो आपकी आवाज़ के बेसिस पे ही सर्च करते हैं साउंड गाइज, कि अच्छा ये वाला सीन था, ये वाला शॉट था, ये वाला टेक था, तो वो एक्सक्लूसिव टेक उनको निकालना पड़ता है और विजुअल्स के नीचे लगाना पड़ता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से इट वेरी क्लियरली एंड यू राइट इट वेरी क्लियरली, ताकि एडिटर उसको देख सकें, एंड यू डू इट एंड यू मूव अवे, एंड दैट्स इट। और उससे ज़्यादा जानने की कुछ आपको क्लैप के बारे में ज़रूरत है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन, इफ़ यू नो अबाउट लेंसेज, इफ़ यू नो अबाउट फोकल प्लेन, आपके लिए क्लैप देना बहुत आसान हो जाएगा। सो लर्न अ लिटिल बिट अबाउट कैमरा एंड यू विल बी गुड टू गो। सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्दी। बाय बाय।